एपिसोड 121 टू 130। पूरे देश में केवल तुम ही हो जो माँ हुआ जैसे आदमी को पैसों से पटक सकते हो। अर्जुन चौहान। वांग लिंग ने पूरी फोन कॉल सुनने के बाद कहा, उसकी प्रशंसा एक उफनती नदी की तरह बह रही थी। कोई बात नहीं, अगली बार ऐसी कोई कॉल आए तो तुम मेरी तरफ से बोल सकते हो, अर्जुन चौहान ने दिल खोलकर कहा। बहुत धन्यवाद। वांग लिंग ने आंखें मटकाईं, उसे इतनी हिम्मत नहीं थी कि ऐसे कामों में हाथ डाले। अरे, मुख्य पात्र आ चुका है। अर्जुन चौहान ने अपने फोन की तरफ देखा। निश्चित ही अब डिंग युक्ति की कॉल आ रही थी। अर्जुन चौहान। डिंग युक्ति ने तुरंत कॉल किया, तुम आखिर करना क्या चाह रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? अर्जुन ने जवाब दिया, अगर पसंद नहीं आ रहा तो खुद जाकर खरीद लो। अगर पैसे नहीं हैं तो अपना मुंह बंद रखो। अर्जुन चौहान, पैसे होने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। एक म्यूजिक प्लेटफॉर्म चलाना सिर्फ राइट्स खरीदने से नहीं चलता। डिंग युक्ति ने दांत पीसते हुए कहा। राइट्स की बात करें तो वाकई वह अर्जुन की तरह खर्च नहीं कर सकता था। टेंगसुन म्यूजिक तक इतने पैसे नहीं निकाल सकता। लेकिन म्यूजिक प्लेटफॉर्म के लिए साउंड क्वालिटी भी बहुत मायने रखती है। उनका वाणी म्यूजिक इंजन इस समय देश का सबसे उन्नत इंजन है, जो बाकी ऐप्स की तुलना में बेहतर संगीत अनुभव देता है। इसीलिए वाणी म्यूजिक के पास बहुत ज्यादा राइट्स नहीं है, फिर भी वह देश में दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा नेट सप्रेसिंग क्लाउड भी है, जिसे लेकर ऑनलाइन मिश्रित समीक्षाएं हैं, लेकिन लोग इससे जुड़ाव महसूस करते हैं। अर्जुन चौहान, तुम्हारे म्यूजिक फॉरेस्ट का इंजन हमारे बराबर 5 साल में भी नहीं पहुंच पाएगा। ओह, यही बात कर रहे हो? अर्जुन हंसा। हमारे म्यूजिक फॉरेस्ट का इंजन सेक्रेड साउंड 3.0 है। चूंकि तुम म्यूजिक लाइन में हो तो इसका नाम सुना ही होगा। सेक्रेड साउंड? असंभव, वह तो दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी के पास एक्सक्लूसिव था। तुम्हारे पास कैसे आ गया? डिंग युक्ति को अर्जुन की बात बकवास लगी। म्यूजिक लाइन में सभी जानते हैं कि हेडफोन और प्लेयर के अलावा म्यूजिक इंजन ही सबसे ज्यादा फर्क डालता है। सेक्रेड साउंड एक छात्र द्वारा विकसित किया गया था, जिसे बाद में नाहुआ ग्रुप ने खरीद लिया था और कई सालों तक अपडेट करके इसे और उन्नत बनाया। ये टीम नाहुआ ग्रुप से गैर प्रतिस्पर्धी और गोपनीयता अनुबंध में थी। ओह, उस टीम की बात कर रहे हो? अर्जुन मुस्कुराया, मैंने वो सेक्रेड साउंड टीम ही खरीद ली है। ज्यादा महंगा नहीं पड़ा, सिर्फ कुछ अरब डॉलर। ज्यादा महंगा नहीं पड़ा। मैं तो, डिंग युक्ति को लगा वह गिलास फोड़ देगा। हाँ, बस एक दिक्कत थी, गैर प्रतिस्पर्धा का जुर्माना काफी ज्यादा था, उतने में टीम फिर से खरीदी जा सकती थी। अर्जुन ने अफसोस से कहा। नाहुआ ग्रुप क्यों बेचेगा वो टीम? डिंग चौंका, क्योंकि उनके शेयर्स बिखरे हुए हैं। अधिग्रहण करना आसान होता है। अगर किसी के पास विकल्प हो अधिग्रहण बनाम टीम बेचना, तो कोई भी समझदार टीम बेचना पसंद करेगा, है ना? हे भगवान, डिंग की सांसें फूली जा रही थीं। अर्जुन ने एक वैश्विक कंपनी को हल्के में उड़ा दिया। अर्जुन चौहान, तुम्हारे पास म्यूजिक टीम है, नए कलाकार खोजने की टीम है, कोई बुनियादी चीज है तुम्हारे पास? पता नहीं, लेकिन टेंगसुन के पास जरूर है, अर्जुन बोला। क्या मतलब? डिंग को मन ही मन खतरा महसूस हुआ। कुछ खास नहीं, माहुआ ने मुझे कॉल किया था, टेंगसुन म्यूजिक 18% छूट पर बेचने की पेशकश की। क्या किया तुमने टेंगसुन म्यूजिक के साथ? पूरा अधिग्रहण कर लिया। कल से टेंगसुन म्यूजिक मेरी कंपनी है। पागल हो क्या? डिंग चीखा। 50 बिलियन की भावनात्मक क्षति के लिए तुमने 100 मिलियन में कॉपीराइट्स खरीदे, ठीक है, लेकिन फिर 30 बिलियन डॉलर टेंगसुन म्यूजिक पर खर्च कर दिए। तुम गलत हो, 28 नहीं, पूरे 30 बिलियन डॉलर खर्च किए। अर्जुन हंसा, और मेरी कोई शिकायत नहीं है बाकी प्लेटफॉर्म से, मेरा टारगेट सिर्फ तुम्हारा वाणी म्यूजिक है। बाकियों की नजर में तुम लोग कूड़ा हो। बुरा लगा हो तो आकर मार लो मुझे। तुम, मैं सोच रहा था आईवी लीग में पढ़ा डिंग संशी का बेटा होगा तो डर पैदा करेगा, लेकिन निकला एक भौंकता कुत्ता। इतनी बेशर्मी। अरे ये एम्बुलेंस की आवाज। अर्जुन ने फोन काट दिया। आजकल के नौजवानों में सहन शक्ति ही नहीं बची। वांगसित्व भी इतनी गालियों को नहीं झेल पाता। वांग लिंग बोला, अच्छा छोड़ो, ऐप का क्या हाल है? चिंता मत करो, आज रात तक ऑनलाइन होगा। चलो छोले टिकिया खाने चलते हैं, मेरी तरफ से। म्यूजिक फॉरेस्ट नामक ऐप वांग लिंग 2 साल से चला रहा था, लेकिन ज्यादा कॉपीराइट्स नहीं थे। सिर्फ इंटरनेट गायकों और इंडी कलाकारों के गाने थे। 2 साल में लागत तक वापस नहीं आई। डाउनलोड भी नामात्र के थे। लेकिन अर्जुन चौहान के आने से ऐप में जान आ गई। उसी रात से म्यूजिक फॉरेस्ट की टीम ने ओवरटाइम शुरू कर दिया। उन्हें पता था कि अब पैसा आएगा, और पैसे से सब कुछ संभव है। अगर बिजनेस चला तो ये टीम कोर बनेगी। 3 दिन में ऐप पूरी तरह बदल गया। अर्जुन ने दर्जनों कॉपीराइट्स का अधिग्रहण किया, सभी एक्सक्लूसिव। तीसरी रात ऐप लॉन्च हुआ और अर्जुन ने खुद इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। चंद दिनों में बिल्डअप हो चुका था। जैसे ही न्यूज फैली, एंड्रॉइड और एप्पल मार्केट क्रैश के कगार पर पहुंच गए। ये तो ठीक नहीं है, अर्जुन डाउनलोड रिपोर्ट देखकर बोला, शायद अब मुझे एप्पल भी खरीद लेना चाहिए।
महुआ को पैसे से थप्पड़ मारने की हिम्मत अगर किसी में है तो वो केवल तुम ही हो, अर्जुन चौहान। पूरी फोन कॉल सुनने के बाद विक्रम लांबा की आंखों में अर्जुन के लिए प्रशंसा का सैलाब उमड़ पड़ा। कोई बात नहीं, अगली बार ऐसा कोई फोन कॉल आए तो मेरी ओर से तुम ही बात कर लेना, अर्जुन ने खुले दिल से कहा। बहुत बहुत धन्यवाद, विक्रम ने आंखें घुमाते हुए कहा। उसे इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वैसी बात कर पाए। अरे, मुख्य पात्र का आगमन हो गया है। अर्जुन ने अपने फोन की ओर देखा। ये निश्चित ही डिंग यूशी का कॉल होगा। अर्जुन चौहान। डिंग यूशी ने अर्जुन का नंबर तुरंत खोज निकाला। तुम आखिर करना क्या चाह रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? अर्जुन बोला। नाखुश हो तो खुद खरीद लो, पैसे नहीं है तो चुप बैठो। अर्जुन चौहान, यह मत समझो कि पैसे होने से तुम कुछ बन गए हो। एक संगीत मंच चलाने के लिए सिर्फ राइट्स लेना काफी नहीं होता। डिंग यूशी ने दांत पीसते हुए कहा। सच कहा जाए तो वो उतने बड़े पैमाने पर कॉपीराइट्स खरीदने की हैसियत नहीं रखता था जितनी अर्जुन ने दिखाई थी, यहाँ तक कि तेंगसुन म्यूजिक भी इतना खर्च नहीं कर पाता। पर यह भी समझना होगा कि संगीत मंचों के लिए केवल अधिकार ही नहीं, ध्वनि की गुणवत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। उनके वाणी म्यूजिक का म्यूजिक इंजन इस समय देश का सबसे आधुनिक इंजन है, जो अन्य ऐप्स के मुकाबले बेजोड़ संगीत अनुभव देता है। इसी वजह से वाणी म्यूजिक के पास भले ही बहुत से राइट्स न हो, फिर भी राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान बनाए रखा है। साथ ही नेट सप्रेसिंग क्लाउड नामक सुविधा भी है, जो ऑनलाइन मिली जुली समीक्षाएं पाती है, लेकिन यही वजह है कि उनका यूजर बेस बहुत बड़ा है, क्योंकि श्रोता उसमें कुछ न कुछ अपनापन ढूंढ ही लेते हैं। अर्जुन चौहान, तुम्हारा म्यूजिक फॉरेस्ट का इंजन, अगर तुम्हारी छोटी सी टीम 5 साल और रिसर्च करे तब भी हमारे स्तर तक नहीं पहुंच सकती। ओह, तुम उसी की बात कर रहे हो? अर्जुन हंसा। हमारे म्यूजिक फॉरेस्ट का इंजन पवित्र स्वर 3.0 कहलाता है। तुम संगीत उद्योग में हो तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। पवित्र स्वर? असंभव। वो इंजन विदेश में बना था और दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी ने उसे एक्सक्लूसिव खरीद लिया था। वो तुम्हारे पास कैसे आ सकता है? डिंग यूशी को अर्जुन की बात एकदम बकवास लगी। जो भी संगीत उद्योग से जुड़ा है वो जानता है कि सिर्फ हेडफोन या प्लेयर नहीं, बल्कि एक ऐप का म्यूजिक इंजन भी ध्वनि की गुणवत्ता तय करता है। दुनिया भर में कई म्यूजिक इंजन हैं, लेकिन पवित्र स्वर को सभी नंबर 1 मानते हैं। यह इंजन कुछ साल पहले एक विदेशी छात्र ने विकसित किया था और जब ये सामने आया तो पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी थी। बाद में सबसे बड़ी संगीत कंपनी नाहुआ ग्रुप ने उस पूरी टीम को खरीद लिया और लगातार अपडेट्स के चलते इसकी कार्यक्षमता और भी बेहतरीन हो गई। ये भी कहा जाता है कि उस टीम ने गोपनीयता और प्रतियोगिता निषेध समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे वह तकनीक कहीं और नहीं जा सकती थी। ओह, क्या तुम उसी टीम की बात कर रहे हो? अर्जुन मुस्कुराया। मैंने वो पूरी टीम ही खरीद ली है। बहुत महंगा नहीं पड़ा, बस कुछ अरब अमेरिकी डॉलर। महंगा नहीं पड़ा? मैं? डिंग यूशी का मन हुआ कप उठाकर फेंक दे। हाँ, लेकिन अगर वो अनुबंध तोड़ा जाए तो जुर्माना इतना होगा कि पूरी टीम फिर से खरीदी जा सकती है, अर्जुन ने थोड़े अफसोस भरे स्वर में कहा। डिंग यूशी को गुस्सा आ रहा था। तुम्हें क्या पड़ी थी इतना खर्च करने की? यहाँ तक कि अगर तुम वाणी म्यूजिक को भी गिरा दो तो तुम्हें क्या मिलेगा? रुको, नाहुआ ग्रुप कैसे उस टीम को बेचने के लिए तैयार हुआ? डिंग यूशी को अचानक एक अहम बात याद आई। बहुत आसान है, उनके शेयर बहुतों में बंटे हुए हैं। जबरन अधिग्रहण करना मुश्किल नहीं था। जब किसी के पास 2 विकल्प हो, अधिग्रहण या बिक्री, तो समझदार वही चुनेगा जो फायदेमंद हो। हे भगवान, डिंग यूशी के होश उड़ गए। नाहुआ ग्रुप जैसी कंपनी को खरीदना आसान? यह पागलपन है। अरे युवा, इतना गर्म क्यों हो रहे हो? अर्जुन हंसा। क्रमशः अगले भाग में जारी रहेगा। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। अर्जुन चौहान अचानक सीट से खड़े हो गए। उनकी सीट बेल्ट लगभग टूट ही गई। जैसे किसी की जान ही निकल जाती है, वैसी ठंडक भरी आभा वाला कोई व्यक्ति अचानक पीछे प्रकट हो गया था। ऐसी स्थिति में कोई भी डर से कांप उठता। ठक, अर्जुन का सिर हेलीकॉप्टर की छत से जा टकराया, जिससे उनकी आंखों में पानी आ गया। सच में जान ही निकल गई थी, हरामखोर। अर्जुन वाकई डर गए थे। उनके शरीर में थोड़ी कंपन थी और त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए थे। ये आदमी कौन है? ये चढ़ा कब? अर्जुन ने तुरंत पूछा। श्रीमान अर्जुन, ये येन है, आपके निजी अंगरक्षक। होंग यी ने बताया। ये हमेशा आपके आसपास ही रहते हैं, अभी भी इसी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। क्या? लेकिन मैंने तो इन्हें कभी देखा ही नहीं। अर्जुन ने ये येन को ध्यान से देखा। ये नवंबर का महीना था और तापमान 10 डिग्री से नीचे था, फिर भी ये लंबी बालों वाला युवा केवल एक टी शर्ट और पतली पतलून में था। अर्जुन, जो पहले से ही गर्मूनी कपड़े पहन चुके थे, के लिए ऐसा व्यक्ति असामान्य ही कहा जाएगा। यदि यह आदमी सड़क पर चला जाए तो हर कोई तुरंत उसे नोटिस करेगा, लेकिन अर्जुन को पूरा विश्वास था कि उन्होंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। इस आदमी की नजरें इतनी अजीब क्यों लग रही हैं? अर्जुन ने देखा कि ये येन की निगाहें लगातार उन पर टिकी थीं, जैसे वह कोई फिल्म देख रहे हों। नहीं, कुछ और है।
अर्जुन ने और गौर से देखा। एक बार उन्होंने गर्मियों में एक बौद्ध धार्मिक स्थल पर वॉलंटियर का काम किया था। वहां उन्होंने कई श्रद्धालुओं को देखा था। ये यान की नजरें उन्हीं जैसी थीं। श्रीमान अर्जुन, यदि ये यान स्वयं को छुपाना चाहें तो दुनिया में बहुत कम लोग ही उन्हें खोज सकते हैं। क्या इसके पास हैरी पॉटर की चादर है क्या? ये यान, लगता है श्रीमान अर्जुन को आपकी क्षमताओं पर विश्वास नहीं है, होंगी ने मुस्कुराकर कहा। इसी क्षण ये यान की देह जैसे हवा में घुल गई। वह अचानक सीट से गायब हो गया। अबे साले, ठक आहुई, अर्जुन का सिर फिर से छत से टकराया। कहाँ गया ये? अचानक गायब कैसे हो गया? श्रीमान अर्जुन, ऊपर देखिए, होंगी ने ऊपर इशारा किया। हेलीकॉप्टर की छत धातु की नहीं थी, बल्कि पारदर्शी मजबूत सामग्री से बनी थी। अर्जुन को आकाश और तेजी से घूमती रोटर ब्लेड्स दिखाई दे रही थीं। अभी कुछ ही पल पहले जो आकाश खाली था, अब वहां अर्जुन ने जो देखा वह उनकी जिंदगी भर की याद बन गया। ये यान हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड्स पर खड़ा था, हाथ सीने पर बांधे हुए, बिल्कुल सुपरमैन जैसा नजर आ रहा था। फर्क बस इतना था कि उसका अंडरवियर पतलून के ऊपर नहीं था। अर्जुन सांस ही नहीं ले पा रहे थे। नहीं, ऐसा दृश्य उन्होंने एक बार पहले भी देखा था, उस रात सुपर गॉड अकादमी नामक स्थान पर, जब उनके माता पिता हाथ में हाथ डालकर एक साथ स्वर्गारोहण कर रहे थे। दृश्य लगभग वैसा ही था, लेकिन तब उन्हें लगा था कि वह सपना देख रहे हैं, पर अब वह पूरी तरह से होश में थे और यह सपना नहीं था। माफ कीजिए श्रीमान अर्जुन, आपको डराने का इरादा नहीं था। ये यान की आवाज पीछे से फिर सुनाई दी। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे, जो इस बात का सबूत थे कि वह अभी बाहर ही था। ये सब क्या चल रहा है? अर्जुन का दिमाग सवालों से भर गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये यान एक बहुत खास व्यक्ति हैं, होंगी ने कहा। अगर श्रीमान अर्जुन को अपने माता पिता की जानकारी है, तो आप जानते होंगे कि उनके पास कुछ असाधारण क्षमताएं थीं। मैंने उन्हें उड़ते देखा है। ये बात अर्जुन को खुद हास्यास्पद लगी, इसलिए उन्होंने कभी किसी से साझा नहीं की थी, लेकिन होंगी के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। सही कहा, होंगी ने गंभीरता से कहा। हालांकि मैंने स्वयं नहीं देखा, लेकिन आपके प्रत्येक पूर्वज के पास कुछ अद्भुत कौशल थे। तभी अर्जुन ने ये यान की देह टटोलनी शुरू कर दी। मैं जानता हूं गरीब लोग म्यूटेशन से शक्तिशाली बनते हैं, अमीर लोग टेक्नोलॉजी से। तो मेरे परिवार में सब टेक्नोलॉजी पर ही आधारित हैं, है ना? पर ये डिवाइस कहाँ है? इतना छोटा उड़ने वाला यंत्र तो नहीं हो सकता। होंगी की माथे पर कुछ झुंझलाहट की लकीरें आ गईं। श्रीमान अर्जुन, ये यान टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं करते, बल्कि क्षमा करें, मैं इन शक्तियों को समझती नहीं और न ही उन्हें समझा सकती हूँ। हमारा हॉर्न परिवार केवल आपकी संपत्ति का प्रबंधन करता है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि चौहान परिवार में ऐसे कुछ लोग हैं। कुछ लोग, सिर्फ एक दो नहीं, मिस लावण्या के पास भी एक हैं, होंगी ने कहा। इसलिए मैंने पहले ही कहा था, अगर मिस लावण्या सच में खतरे में होती तो कोई उनकी सुरक्षा जरूर करता, चाहे उसके लिए किसी को गायब ही क्यों न करना पड़े। वो तो कानून के खिलाफ है न? श्रीमान अर्जुन, भले ही आपको ये बातें अभी स्वीकार करना मुश्किल लगे, लेकिन हर कोई इस दुनिया के नियमों से बंधा नहीं होता, होंगी ने समझाया, और आप उन्हीं में से एक हैं। तो जब मेरे पिताजी कहते थे कि हमारे परिवार के लिए कोई चीज असंभव नहीं, वो मजाक नहीं कर रहे थे। होंगी ने कुछ पल सोचकर सिर हिलाया। मेरे अनुसार वह सच ही कह रहे थे। तो मुझे अपने ही परिवार की शक्ति का पूरा अंदाजा नहीं था। अर्जुन मुस्कराए, थोड़े असहाय भाव में। तो ये यान वास्तव में है क्या? कोई मानसिक शक्ति वाला प्राचीन योद्धा, म्यूटेंट, एलियन या क्रिप्टोनियन? अर्जुन ने अब तक जो देखा था उसे स्वीकार करना शुरू कर दिया और उनकी कल्पना उड़ने लगी। सख्ती से कहें तो हम अभी भी सामान्य लोग ही हैं, ये यान ने समझाया, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्होंने मानव क्षमता को जागृत किया है। जीन लॉक, मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन इन्फिनिट टेरर देखी है। आप ऐसा समझ सकते हैं, ये यान ने कहा। झेंग झा बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने बचपन में मेरी बहुत मदद की थी। क्या? अर्जुन चकरा गए। झेंग झा तो इन्फिनिट टेरर का काल्पनिक पात्र था। श्रीमान अर्जुन, ज्यादा हैरान न हो। दुनिया में मेरे जैसे कई लोग हैं और हम सबको अपनी शक्ति अलग अलग अजीब तरीकों से मिली है। भारत में खासकर जिन परिवारों की जड़ें गहरी हैं, वहां ऐसे लोग मिल ही जाते हैं। जैसे कौन? जैसे देश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने, दिल्ली का अग्रवाल परिवार, जिन्होंने कई राष्ट्रनेता दिए हैं। उनके पास असुर नामक एक बहुत ही ताकतवर व्यक्ति हैं, जिनका असली नाम है लोहित अग्रवाल। असुर? हाँ, फिर क्या? जज, नागराज, युद्धवीर भी हैं। अर्जुन को अब ऑनलाइन नॉवेल वाले किशोरवीर नाम याद आने लगे। जज या युद्धवीर के बारे में तो नहीं सुना, ये यान ने सोचा, लेकिन नागराज नाम से एक जरूर हैं। वह अधिकांश लोगों की नजर में मानसिक शक्ति से युक्त हैं, जो नदियों, झीलों, समुद्र और वायुमंडल की नमी पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। और वो अब कहाँ हैं? 24 साल पहले, जब आपके पिताजी अर्जुन चौहान वरिष्ठ युवा थे, उन्होंने एक परिवार में काम किया था।
वहां मतभेद हो गए और उस परिवार ने नागराज को भेजा ताकि छुपकर आपके पिताजी को खत्म कर दे। और फिर नागराज को आपके पिताजी ने उस समय अपंग बना दिया। अब वह आपके परिवार के एक खेत में कृत्रिम वर्षा विभाग के प्रमुख हैं। उनका मासिक वेतन 8,000 रुपये है। एक जल आधारित मानसिक शक्ति वाला व्यक्ति मेरी सब्जियों को पानी दे रहा है। ये बात बेहद बेतुकी लग रही थी, लेकिन जब येयन ने इसे कहा तो उसमें किसी राजशाही साहित्य जैसी गरिमा आ गई। छोड़ो, मैं तुम अजीब लोगों से अब और उलझना नहीं चाहता। अर्जुन चौहान को लगा कि यह सब पचाने में उन्हें बहुत समय लगेगा। अगर आज उन्होंने ये सब अपनी आंखों से न देखा होता तो शायद वह खुद को पागल समझ बैठते। रुको जरा, तुम कब से मेरी रक्षा कर रहे हो? अर्जुन को अचानक ये सवाल सूझा। 10 साल की उम्र से पहले आपके पिताजी मेरी रक्षा करते थे। उसके बाद से हमेशा मैं ही आपके साथ हूँ, येयन ने जवाब दिया। तुम पिछले 10 सालों से मेरा पीछा कर रहे हो। अर्जुन का मुंह खुला का खुला रह गया। सोचकर ही हैरानी हो रही थी कि एक जीवित व्यक्ति इतने सालों से उसकी निगरानी कर रहा था और उसे पता ही नहीं चला। हाँ श्रीमान अर्जुन, आपको 3 साल पहले हुए कार एक्सीडेंट की याद है? येयन ने पूछा। 3 साल पहले? अर्जुन की यादें तुरंत कॉलेज के पहले वर्ष में लौट गईं और अचानक उनकी आंखों में एक आश्चर्य की चमक उभरी। क्या तुमने ही मेरी रक्षा की थी? हाँ, येयन ने सिर हिलाया। तभी तो मुझे लगा था कोई पूर्वज प्रकट हो गया था मेरी रक्षा के लिए। अर्जुन के चेहरे पर अब जाकर समझदारी की झलक दिखी। 3 साल पहले वह पहली बार आर्यनगर आया था पढ़ाई के लिए, और चूंकि यह शहर नया था तो अर्जुन अक्सर अपने रूममेट्स के साथ इधर उधर घूमा करता था। एक बार वे काफी देर रात लौटे, सब थके हुए थे, ध्यान भटक रहा था। एक चौराहे पर अचानक एक ट्रक करीब 80 की स्पीड में उनकी ओर आया। अगर वह टकरा जाता तो कोई भी जीवित न बचता, लेकिन चमत्कारिक रूप से वह ट्रक उनके सामने 2 मीटर पहले हवा में उछल गया, उनके सिर के ऊपर से पलट गया और जमीन से टकरा गया। अर्जुन को आज भी याद है उस तेज हवा का झोंका जो उसके बल से पैदा हुआ था। बाद में पता चला कि ड्राइवर शराब पीकर चला रहा था। वे बाल बाल बच गए, लेकिन वह दृश्य आज भी अर्जुन की स्मृति में ताजा था। क्या ये थोड़ी ज्यादा बात नहीं हो गई? अब जब अर्जुन को पता चला कि उसे बचाने वाला येयन था तो उन्हें भरोसा करना मुश्किल हो रहा था कि उनसे छोटा एक इंसान ऐसी ताकत रख सकता है। क्या वाकई यह इन्फिनिट टेरर जैसे उपन्यास की तरह था, जहां मानव क्षमता को खोलकर अलौकिक शक्तियां मिलती हैं? ये तो पागलपन है। अर्जुन ने खुद को एक थप्पड़ मारा। दर्द महसूस करके ही यकीन आया कि वह सपना नहीं देख रहे। रुको जरा, अगर तुम 10 साल से मेरा पीछा कर रहे हो तो क्या तुम्हें मेरी सारी बातें पता हैं? अर्जुन अब तक अविवाहित थे, इसलिए उन्हें कोई खास डर नहीं था कि कुछ निजी क्षण देख लिए गए होंगे। लेकिन मिडिल स्कूल से ही एक जवानी से भरपूर युवा होने के नाते अर्जुन ने शरीर विज्ञान से जुड़ी कई जानकारी खोजी थी। अगर कहा जाए कि उन्होंने अनगिनत वीडियो देखे थे तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या येयन ने वो सारे दृश्य देखे होंगे? श्रीमान अर्जुन, आप निश्चिंत रहें। मैं कभी ऐसी बातें नहीं बोलूंगा जो नहीं बोलनी चाहिए, और वादा करता हूं कि मैं कभी वह नहीं देखूंगा जो नहीं देखना चाहिए। मेरा पसंदीदा टीचर कौन है? काना मोमोनोंगी। आखिरी वीडियो का नंबर क्या था? शिरो 1x। और कहते हो कि कुछ नहीं देखा। तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो गया, बेईमान? अर्जुन को पूरा यकीन हो गया कि येयन ने सब कुछ देख लिया था। भले उसने न देखा हो, सुना जरूर होगा। श्रीमान अर्जुन, येयन का परिवार पिछले 3000 वर्षों से आपके साथ है, उसकी निष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। होंगी ने शर्माते हुए भी येयन के लिए समर्थन दिया। हे भगवान, 3000 सालों से? इसका मतलब पश्चिमी ज़ौकाल से ही उनका परिवार मेरे परिवार के साथ जुड़ा रहा है, जैसे कोई पुराना संरक्षक। अब समझ में आया कि वो मुझे उस नजर से क्यों देखता है। अर्जुन ने कुछ हद तक बात समझी। ठीक है, अब से वो सब मत देखना जो नहीं देखना चाहिए, समझे? समझ गया। येयन ने सिर हिलाया और उसकी आकृति धीरे धीरे अर्जुन की नजरों से ओझल हो गई। तस्क तस्क तस्क, वाकई कमाल का है। काश मैं भी ऐसा बन पाता। अर्जुन ने लंबी सांस ली। श्रीमान अर्जुन, आपका समय भी आएगा। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया। आपके कोई भी पूर्वज सामान्य व्यक्ति नहीं थे और आप भी अपवाद नहीं हैं। मैं तो मान ही गया था, अर्जुन ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। अगर घर में कोई गुप्त ग्रंथ या खजाना होता तो माता पिता जाने से पहले उसे दे जाते। क्या वाकई वह बस यूं ही जेनेटिकली म्यूटेट होकर सुपरहीरो बन जाएगा? श्रीमान अर्जुन, हम पहुंच गए हैं। आर्यनगर गुसु से मात्र 100 किलोमीटर दूर है। इस हेलीकॉप्टर के लिए तो ये बस कुछ ही मिनटों का काम था। अब देखना है कि ऐसा कौन सा नमूना है जो इतनी बेशर्मी से अपराध कर रहा है। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। पिछले कुछ वर्षों में स्कूलों में शिक्षकों की बदसलूकी के कई मामले सामने आए हैं, जिससे निगरानी एजेंसियों की सख्ती बढ़ गई है। अब तो सभी शिक्षकों को सीधे रहना चाहिए था, फिर भी किसी का अब भी इतनी हिम्मत करना वाकई चौंकाने वाला था। श्रीमान अर्जुन, क्या आप खुद निपटना चाहेंगे? तुम इतनी हिंसक कब से हो गई? अर्जुन ने होंगी की ओर देखा।
ये पहली बार था जब उन्होंने होंगी का ये रूप देखा। क्या वह सच में लोगों को खत्म करने को तैयार थी? यह नहीं कि अर्जुन कोई नर्मदिल थे, लेकिन एक सभ्य समाज में जीने वाले व्यक्ति के लिए, भले ही उसके पास जीवन मृत्यु की शक्ति हो, वह इतनी जल्दी समाज और नैतिकता के नियमों को चुनौती नहीं देता। तो फिर आप क्या करना चाहते हैं? क्या उस व्यक्ति की जानकारी है? हाँ, होंगी को मानो सब कुछ कंठस्थ हो। बाई शिंगवू गुसु विश्वविद्यालय के म्यूजिक कॉलेज में पॉप सिंगिंग के प्रोफेसर हैं, उम्र 44 वर्ष। पिछले 15 वर्षों से पढ़ा रहे हैं और अब तक 100 से अधिक छात्राओं को प्रताड़ित कर चुके हैं। घिनौना आदमी। अर्जुन अपने को गाली देने से रोक नहीं सके। क्या किसी ने इसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं की? बाई शिंगवू आमतौर पर बहुत डरपोक लड़कियों को निशाना बनाते हैं जो स्नातक या परास्नातक की छात्राएं होती हैं। उनके पास अक्सर उन पर कोई न कोई नियंत्रण होता है, इसलिए ज्यादातर लोग भले ही शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना सहें, शिकायत नहीं करते। क्या किसी के साथ हुआ भी है? हाँ, 7 छात्राएं हैं जिनके साथ यह हुआ है। उनके पास फोटो और वीडियो भी हैं। आप जानते हैं, एक लड़की के परिवार के लिए मान सम्मान सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। हे भगवान, आदतन अपराधी। अर्जुन को ऐसे लोग सबसे ज्यादा घृणास्पद लगते थे। स्पष्ट था कि इस दरिंदे का व्यवहार डिंग यूशी से भी ज्यादा घिनौना था। ऐसा व्यक्ति शिक्षा देने योग्य कैसे हो सकता है? यही कैसी है? अर्जुन ने अगला सवाल पूछा। मिस लावण्या सुरक्षित हैं। जब बाई शिंगवू ने कदम उठाना चाहा तो उनकी सुरक्षा में तैनात व्यक्ति ने उसे बेहोश कर दिया। निश्चित रूप से मिस लावण्या को यह नहीं पता चलेगा कि वह कैसे बेहोश हुए। अच्छा है, फिलहाल येई को इन सब बातों से दूर ही रखना। जी, हालांकि हत्या समाधान नहीं है, लेकिन उसे यह जरूर समझाना होगा कि समाज में कानून नाम की चीज होती है। अर्जुन ने कहा, ये यन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। जब अर्जुन ने पूरा काम समझाया तो होंगी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अर्जुन न सिर्फ चालाक थे बल्कि बेहद बेशर्म भी। समझ गया श्रीमान अर्जुन। ये यन की आवाज धीरे से अर्जुन के पास गूंजी। पर क्या ये काम कुछ ज्यादा विकृत नहीं है? विकृत के खिलाफ विकृत उपाय जरूरी है। जब ये काम पूरा हो जाएगा तुम्हारा वेतन बढ़ जाएगा। चलो शुरू करो। लवानी शर्मा छात्रावास की बालकनी पर लेटी हुई थी और आकाश की ओर एकटक निहार रही थी। आज वह उस अध्यापक के हाथों लगभग शोषण का शिकार बन गई थी, जिसकी गिनती पूरे कॉलेज में सबसे घटिया और चरित्रहीन शिक्षकों में होती थी। अगर बाई शंकरलाल किसी अज्ञात कारणवश बेहोश न हुआ होता तो वह शायद किसी बड़े संकट में पड़ जाती। उसके पिता जैसे थे और अब शिक्षक भी ऐसे निकले। लवानी कभी ज्यादा आशावादी नहीं रही थी। अगर अर्जुन चौहान न आया होता तो शायद उसका जीवन बहुत ही अंधकार में हो जाता। अगर उन्हें इस बात का पता चला होता तो वह बहुत गुस्से में आते, है ना? अर्जुन के बारे में सोचते ही लवानी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अरे, मैं तो भूल ही गई कि आज रात उनके साथ गेम खेलने का वादा किया था। लवानी को अचानक याद आया और उसने पाया कि वह बालकनी में 1 घंटे से भी अधिक समय से यूं ही बैठी थी और अब तो अंधेरा भी हो चुका था। उसने फोन निकाला और सच में अर्जुन चौहान के प्रोफाइल के नीचे 99 से अधिक संदेश जमा थे। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक जरूरी काम आ गया था, इसलिए आपको चिंता हुई होगी। लवानी ने एक प्यारा सा इमोजी भेजा। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैं परेशान हो गया। अर्जुन ने भी एक इमोजी के साथ जवाब दिया। ऐसे कैसे चलेगा? तुम मुझे एक किसकी कर्जदार हो? दफा हो। लवानी जोर से हंसी। अर्जुन हमेशा इसी तरह बड़ी बड़ी बातें करता था, शरारती अंदाज में। तो फिर आज गेमिंग हो रही है या नहीं? आज गेम नहीं, ऊपर आसमान देखो जरा। आसमान। लवानी ने ऊपर देखा, जो अभी कुछ ही देर पहले तक नीरस और खाली सा था। वह क्या है? उसी समय आकाश में एक रोशनी चमकी और फिर असंख्य रोशनी उसी दिशा में उड़ने लगी। हे भगवान, उड़नतश्तरी। दोस्तों, जल्दी देखो, ये क्या है? चमकती हुई चीजें। हवाई जहाज। नहीं हो सकता। आर्यनगर विश्वविद्यालय में सभी छात्रावास एक ही क्षेत्र में थे और कई छात्र जो अपनी बालकनी में बैठे थे उन्होंने भी उन लाल बिंदुओं को देखा। अरे बाप रे, ये तो मिनी ड्रोन है। एक छात्र ने दूरबीन लेकर देखा और उनकी असलियत पहचानी। इतने सारे ड्रोन! क्या कोई हमारी आर्यनगर विश्वविद्यालय की बालिका छात्रावास की वीडियो बना रहा है? मूर्ख, कोई इतने सारे ड्रोन से छुपकर शूटिंग करता है क्या? ये तो हजारों की संख्या में है। इतनी क्लियर पिक्चर। कौन सा मॉडल है ये? हद है। दूरबीन पकड़े लड़के ने कहा, ये शाइनिंग वर्ड मॉडल के ड्रोन हैं, जो एरियल फोटोग्राफी में सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। सुना है एक पूरा कैमरा भी इनके सहारे आसमान में उठ सकता है। हर एक की कीमत है $1,20,000 अमेरिकी डॉलर। यार, अगर 1000 से ऊपर हैं तो $100 मिलियन से ज्यादा का खर्च। क्या आर्यनगर प्रशासन ने कोई विशेष शो की योजना बनाई है? पिछले नए साल की पूर्व संध्या पर आर्यनगर ने 2000 ऐसे ही ड्रोन से आई लव आर्यनगर का चित्र आकाश में बनवाया था, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। शायद वही है, या फिर कोई अमीर बॉयफ्रेंड अपनी प्रियतमा को लुभा रहा हो। कहीं तुमने जींस तो नहीं कर दिया?
वाक्य खत्म होने से पहले ही सारे ड्रोन एक साथ इकट्ठा होकर दिल का आकार बना लेते हैं और रोशनी गुलाबी बैंगनी रंग की हो जाती है। पूरे आकाश में एक रोमांटिक माहौल फैल गया। लड़कियां चिल्लाईं और लड़कों ने भी तालियां पीटना शुरू कर दिया। हे भगवान, कौन कर रहा है ये ग्रैंड प्रपोजल? किसका दिल न पिघल जाए? फोटो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलने लगे। बज लवानी के फोन में अर्जुन चौहान का वॉयस मैसेज आया। सुना है लवानी शर्मा आज उदास थी, पता नहीं इससे मन हल्का हुआ या नहीं। अरे लवानी, क्या ये सब तुम्हारे बॉस अर्जुन चौहान ने किया? लवानी की रूममेट्स भी शोर सुनकर बालकनी में आ गईं। मैं तो मान गई। तू क्यों मान गई पगली? ये तेरे लिए थोड़ी है। युकी, देख, किसी ने चैट में मॉडल पहचाना है, $1,20,000 वाला ड्रोन। 1000 से ऊपर तो होंगे ही। यार, दिमाग घूम गया। हे भगवान, लवानी, क्या तुम्हारे बॉस का कोई भाई है? भाई नहीं तो कोई सौतेली माँ की जरूरत है क्या? मैं तैयार हूँ। अरे कुछ तो शर्म करो। घर गाड़ी बहुत नहीं है क्या? लवानी हंसी। मैं नीचे हूँ। अर्जुन का अगला मैसेज। लवानी ने नीचे देखा, अर्जुन नीचे खड़ा हाथ हिला रहा था। अरे, कहाँ जा रही है? एक कपड़ा तो लेती जा। लवानी, चिल्लाओ मत, साफ दिख रहा है ये सब बॉस चौहान का प्लान है। सही कहा, ये तो मोहब्बत का तूफान है, भला कैसे न जाती। जल्दी दरवाजा लॉक करो। हा, आज तो लवानी की छुट्टी पक्की है। माफ करना लवानी, लेकिन शहर वाला अपार्टमेंट और मैजराटी, हम रोक नहीं पाए खुद को। जल्दी आज रात उसका नंबर ब्लॉक कर दो। हम सब अच्छी बहनें हैं, लेकिन दिखावे की... ... लवानी भागते हुए नीचे पहुंची। उसे नहीं पता था कि उसकी रूममेट्स पहले ही उसे बेघर करने का प्लान बना चुकी थीं। तो अब कैसा लग रहा है? मन हल्का हुआ? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल। लवानी ने पीठ के पीछे हाथ रखे। तुम नाराज थी और मुझे बताया भी नहीं। क्या मैं अब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? तुम्हें पता था। मुझे क्या नहीं पता? मुझे तो ये भी पता है कि तुम कब से मुझसे चुपचाप प्यार करती हो। बकवास, लवानी ने हंसते हुए कहा। अब मैं तुम्हें दोस्त की तरह नहीं देख सकता। क्या? छोटी लवानी छात्रा जी, क्या आप अर्जुन चौहान की प्रेमिका बनना चाहेंगी? मैं चाहता हूं कि भविष्य में हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूं। जैसे ही उसने कहा, आसमान में हजारों ड्रोन ने आकार बदलकर गुलाब का फूल बना दिया। लोग आसमान की ओर देख रहे थे, पर कोई नहीं जान पाया कि ये सब किसके लिए हो रहा है। बहुत ही नाटकीय, लवानी ने मजाक में कहा, लेकिन चेहरे पर चमकती मुस्कान थी। इतना मेहनत किया है, चलो मैं मान ही लेती हूँ। उसके गाल लाल हो चुके थे। धप, उसी समय एक बटुआ आकाश से गिरा और दोनों के बीच आ गिरा। ये क्या था? अर्जुन ने ऊपर देखा और देखा कि गुड्डी, युकी और बाकी रूममेट्स ऊपर से मुस्कुरा रही थीं। लवानी, मेरी कजिन आज फिर रुकने वाली है, तो थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा। आईडी कार्ड मत भूलना। दरवाजा लॉक हो चुका है, कोशिश मत करना। बस आज बॉस चौहान को अपना लो। खांस, सुरक्षित रहना। तुम लोग... लवानी कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन वे सब भाग चुकी थीं। सब तुम्हारी गलती है। लवानी ने अर्जुन को घूर कर देखा। तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गए? अरुण चौहान और लावण्या शर्मा हाथ में हाथ डाले गाजीपुर शहर की गलियों में टहल रहे थे। अरे, जरूरी था। जब मर्द को जल्दी करनी हो तो उसे करना ही चाहिए, नहीं तो मेरी निजी जेट किस काम की? अरुण ने मजाक में कहा। छी, तुम्हारा वही पुराना ड्रामा। लावण्या ने उसे घूरा। तुम्हें कैसे पता चला यहाँ क्या हुआ? क्या कियान और बाकी ने बताया? ये है टेलीपैथी। अरुण ने चुटकी ली। जैसे ही तुम किसी मुसीबत में आती हो, मुझे तुरंत एहसास हो जाता है। वरना इतनी जल्दी कैसे आता? जब कुछ ऐसा हुआ तो मुझे क्यों नहीं बताया? कहीं तुम्हें चिंता न हो जाए, इसलिए। तो तुम नहीं बताओगी तो मैं चिंता नहीं करूंगा। अरुण ने कहा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैं कहाँ ढूंढता दूसरी लावण्या शर्मा? दूसरी लावण्या तो नहीं मिलेगी, लेकिन इंटरनेट सितारे, अभिनेत्रियां और यूरोपीय राजकुमारियां तो बहुत हैं, है ना? लावण्या ने मुस्कुराते हुए कहा। उनमें से कोई भी तुम्हारे मुकाबले नहीं। अरुण की आवाज अचानक गंभीर हो गई। और उस वैष्णव नाम के आदमी को मैं यूं ही नहीं छोड़ने वाला। कुछ गलत मत कर बैठना। लावण्या अरुण के स्वभाव को जानती थी। जब डिंग युक्ति नामक व्यक्ति ने किसी लड़की को परेशान किया था, जिसे अरुण जानता तक नहीं था, उसने वाणी संगीत को तबाह कर दिया था। अब अगर खुद लावण्या को कुछ हुआ होता तो अरुण क्या कर बैठता, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। चिंता मत करो, मैं सभ्य आदमी हूँ। एक सभ्य व्यक्ति सभ्य तरीकों से ही समस्याएं सुलझाता है। मैं कोई हिंसक काम नहीं करूंगा, अरुण ने आश्वासन दिया। तो फिर क्या करने वाले हो? लावण्या को वैष्णव के बारे में कुछ बुरी बातें पता थीं। उसने सुना था कि कई लड़कियों को उसने परेशान किया है और वो डर की वजह से चुप रही हैं। अगर ऐसे दरिंदों को बेनकाब किया जाए तो कई लोगों को राहत मिलेगी। हा, अरुण हंसने लगा। मेरे पास अपने तरीके हैं। बताओ ना, क्या करने वाले हो? अरुण की मुस्कुराहट देखकर लावण्या को समझ आ गया कि कोई तो आज बुरा फंसने वाला है, शारीरिक नहीं तो मानसिक रूप से जरूर।
एक चुंबन दो, फिर बताऊं। भागो यहाँ से। कमाल है, मुझे मारने की हिम्मत क्यों नहीं होगी। आज इस घर में किसका राज चलेगा, ये तय होना जरूरी है। महिला, तुम आग से खेल रही हो। ... फिर से लावण्या को उसकी रूममेट्स ने हॉस्टल से बाहर कर दिया और उसे अरुण के घर पर रात बितानी पड़ी। हाँ, उन्होंने कोई अनुचित हरकत नहीं की क्योंकि उनका रिश्ता अभी नया था, लेकिन फिर भी उनके साथ रहने से अरुण बहुत खुश था। नाश्ता इतना भारी क्यों है? लावण्या ने उस भोजन को देखकर कहा जो किसी शाही भोज जैसा लग रहा था। क्या तुम रोज ऐसा खाते हो? नहीं नहीं, आज तो खास दिन है, हमें बहुत ऊर्जा चाहिए, अरुण ने खाते हुए कहा। क्यों, आज क्या करना है? तुम्हारे कुलपति से मिलना है, अरुण ने मुंह भर भोजन के साथ कहा। उस वैष्णव को तो कोई रास्ता निकालकर देखना ही पड़ेगा। कुलपति, तुमने समय लिया उनसे? अभी तक नहीं, अरुण बोला। तो शायद मिल नहीं पाओगे, लावण्या ने कहा। हमारे कुलपति बहुत व्यस्त रहते हैं, सिर्फ पैसे से मिलने का काम नहीं होता। अभी अभी नया कैंपस प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और वो गाजीपुर के नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। तुम्हें लगता है पैसा काम नहीं करता क्योंकि रकम छोटी रही होगी, अरुण ने कहा। होंगी, जरा आना। श्रीमान अरुण, क्या आदेश है? होंगी ने पूछा। गाजीपुर विश्वविद्यालय के कुलपति को कॉल करो और कहो कि मैं उनके कॉलेज को दान देना चाहता हूँ। मैं उस धन का उपयोग कैसे हो, इस पर बात करना चाहता हूँ। पूछो क्या आज मिल सकते हैं? श्रीमान, कितनी राशि दान करने का विचार है? अभी तो 10 अरब से शुरू करते हैं। ठीक है, मैं अभी संपर्क करता हूँ। क्या यही उपाय है जिसका तुमने जिक्र किया था? लावण्या की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। गाजीपुर विश्वविद्यालय को वैज्ञानिक शोध छोड़कर सरकार से साल भर में इतना धन नहीं मिलता। अब कोई अफसर ही क्यों ना हो, कुलपति तो यमराज से मिलने भी तैयार हो जाते इतने पैसे के लिए। हाँ, और क्या उपाय हो सकता है? अरुण ने मुस्कराते हुए कहा। थोड़ी देर बाद होंगी ने कॉल करके बताया। श्रीमान, गाजीपुर विश्वविद्यालय के कुलपति श्री शंकर वर्मा ने कहा है कि वह आज पूरा दिन उपलब्ध हैं। आप जब भी पहुंचें, वह अपने कार्यालय में आपका इंतजार करेंगे। ठीक है, गाड़ी तैयार करो, हम 9 बजे निकलेंगे। समझ गया। देखा, सब सुलझ गया। अरुण ने लावण्या की ओर शरारती नजर से देखा। ... गाजीपुर विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में कुलपति शंकर वर्मा सूट में सज-धज कर बार बार चहलकदमी कर रहे थे, जैसे किसी खास मेहमान का इंतजार हो। कुलपति जी, आपको आज नगर निगम अधिकारियों से मिलना था, आपने अचानक क्यों रद्द करवाया? उन्हें मिलना बहुत मुश्किल होता है, सहायक ने कहा। आज एक बहुत महत्वपूर्ण मेहमान आ रहा है, नगर निगम अधिकारियों से भी ज्यादा जरूरी। वो एक निवेशक हैं, शंकर वर्मा बोले। हमारे नए परिसर की योजना तय हो गई है, लेकिन धन का इंतजाम अटका हुआ था। अभी मुझे एक उद्यमी का कॉल आया है जो हमारे कॉलेज को भारी दान देना चाहता है। कुलपति जी, ये कुछ लाखों की बात नहीं है, वह उद्यमी 10 अरब दान करना चाहता है। क्या 10 अरब? सहायक भी सुनकर चौंक गया। ये मजाक तो नहीं? कौन सा उद्यमी कॉलेज को इतना बड़ा दान देगा? क्या वो हमारे पुराने छात्र हैं? नहीं, कुलपति ने सिर हिलाया। तो फिर क्यों देना चाहते हैं? मुझे भी नहीं पता, पर तुमने उनका नाम सुना होगा। कौन? अरुण चौहान, वो नौजवान जो अभी हाल में हर न्यूज में था। हाँ, वही। कुलपति जी, शायद मैं वजह जानता हूँ, सचिव ने हंसते हुए कहा। अच्छा, बताओ। वो हमारे कॉलेज में बहुत मशहूर हैं। एक बार उन्होंने किसी लड़की को ढूंढने के लिए 1 लाख का इनाम रखा था, तब हजारों छात्र और कुछ शिक्षक भी उस खोज में लग गए थे। तुम भी उस भीड़ में थे? कुलपति ने मुस्कराते हुए पूछा। हाँ, मजबूरी थी, सचिव हंसते हुए बोला। और कल रात ही हमारे कॉलेज में हजारों ड्रोन थे। लगता है किसी ने छात्रावास की लड़कियों के लिए प्रेम प्रस्ताव रखा था और छात्रों ने उस युवक अरुण चौहान की फोटो खींची थी जब वह एक छात्रा के साथ कैंपस छोड़ रहा था। तो दान की वजह शायद वही लड़की है। लगता तो ऐसा ही है। क्या अब हम इस पर चर्चा करें? किसकी चर्चा? लड़का प्यार में है तो उसमें हस्तक्षेप क्यों करें? आजादी का दौर है ये। विश्वविद्यालय की छात्रा भी बालिग है, तैयारी करो, आज का दान किसी भी हालत में पक्का होना चाहिए। अभी आप ही तो कहते थे कि छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, सचिव ने बड़बड़ाया। क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। प्रेसिडेंट साहब, श्रीमान अर्जुन चौहान आ गए हैं। आखिरकार आ ही गए, जल्दी से कुछ अच्छी चाय लेकर आओ। प्रेसिडेंट ने तुरंत अपने कपड़े ठीक किए और वही गंभीर व शालीन मुद्रा अपनाई जो वह सिर्फ प्रांतीय और राष्ट्रीय नेताओं से मिलने पर अपनाते थे। तो आप ही आर्यनगर विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट वर्मा हैं। बहुत सुना है आपके बारे में, एक नज़र में ही समझ आ गया कि आप विद्वान व्यक्ति हैं। वास्तव में अर्जुन चौहान को यह तक नहीं पता था कि विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट का उपनाम वर्मा है, लेकिन शिष्टाचार तो निभाना ही था। श्रीमान अर्जुन, आप तो मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक युवा निकले, प्रेसिडेंट वर्मा ने हाथ मिलाते हुए कहा। आइए, कृपया बैठिए। प्रेसिडेंट वर्मा, आप मुझे श्रीमान अर्जुन न कहें, मैं आपसे छोटा ही हूँ, आप बस मुझे छोटा अर्जुन कह लें।
ठीक है छोटा अर्जुन, फिर मैं औपचारिकता नहीं करूंगा, प्रेसिडेंट वर्मा ने हंसते हुए कहा। ओह हाँ, यह मेरी प्रेमिका है और यह मेरी निजी सहायक। ये हमारी बातचीत में कोई बाधा नहीं डालेंगी, न? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रेसिडेंट वर्मा ने तुरंत जवाब दिया। छोटा अर्जुन, सुश्री होंगी ने बताया कि आप हमारे विश्वविद्यालय को दान देना चाहते हैं। हाँ, अर्जुन चौहान ने कहा, आपको पता होना चाहिए, मेरी प्रेमिका आर्यनगर विश्वविद्यालय की छात्रा है, तो मैं खुद को आधा आर्यनगर विश्वविद्यालय का ही मानता हूँ। ऐसे में थोड़ा योगदान देना मेरा फर्ज बनता है। थोड़ा? प्रेसिडेंट के सचिव की आंखें हैरानी से फैल गईं। अब ये कौन सा थोड़ा हुआ जब बात 1 अरब रुपये की हो रही थी, वह भी ऐसे जैसे किसी को जेब खर्च दे रहे हों। छोटा अर्जुन, समाज को कुछ लौटाने की आपकी भावना सराहनीय है। पूरे आर्यनगर विश्वविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों की ओर से मैं आपके योगदान के लिए आभार प्रकट करता हूँ। ये तो कुछ भी नहीं, बस कुछ छुट्टा सा है, अर्जुन चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये छुट्टा नहीं है। प्रेसिडेंट वर्मा को अंदर से झटका लगा, पर चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। छोटा अर्जुन, शायद आपको पता नहीं, लेकिन हम अभी नए परिसर के निर्माण की योजना बना रहे हैं। जमीन तो मिल गई है, लेकिन फंडिंग को लेकर थोड़ी परेशानी आ रही थी। आपका ये दान एकदम सही समय पर आया है। ओह, ऐसा है क्या? अर्जुन चौहान को समझ आया कि वह सही समय पर पहुंचे हैं। और जो कॉलेज उस नए परिसर में शिफ्ट होने वाले हैं, उनमें संगीत संकाय भी शामिल है। ये सुनते ही अर्जुन के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। प्रेसिडेंट साहब, लगता है अब इस दान को फिर से सोचने की जरूरत है। क्या? प्रेसिडेंट वर्मा चौंक गए। क्या अर्जुन अब अपना इरादा बदल रहे हैं? वह चिंतित हो गए। छोटा अर्जुन, यदि इस धनराशि को लेकर आपकी कोई और सोच है, तो आप बेझिझक कह सकते हैं। हम आपकी बातों को पूरी गंभीरता से लेंगे। आपकी प्रेमिका तो संगीत संकाय में ही है, न? हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उस संकाय को अधिक लाभ मिले। हाँ अर्जुन जी, आप निश्चिंत होकर ये दान हमें सौंप सकते हैं। सचिव ने भी समर्थन किया। लवण्या शर्मा अर्जुन की ओर भ्रमित नजरों से देख रही थी। अब ये क्या नया ड्रामा था? आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैं अपना 1 अरब रुपया वापस नहीं ले रहा। उफ, ये सुनकर प्रेसिडेंट और सचिव ने चैन की सांस ली। तो फिर आपका मतलब है, केवल 1 अरब रुपये में तो नया परिसर बन ही नहीं सकता? अर्जुन चौहान बोले, ये तो बहुत छोटी राशि है। इमारतें बनानी है, साज सज्जा करनी है, हरियाली चाहिए, संगीत संकाय में उच्च स्तरीय वाद्य यंत्र चाहिए, पियानो, वॉलिन, वीणा, सब कुछ। यह 1 अरब तो तुरंत ही खत्म हो जाएगा। तो फिर? प्रेसिडेंट वर्मा को समझ ही नहीं आ रहा था कि बात कहाँ जा रही है। इसलिए मैंने सोचा है कि इस राशि को थोड़ा और सोच समझकर बढ़ाया जाए, इसे 10 गुना कर दिया जाए, 100 अरब रुपये कर दिए जाएं, ताकि पहले चरण का काम तो ठीक से हो सके। 100 अरब रुपये? प्रेसिडेंट वर्मा के हाथ से कप लगभग छूट ही गया। एकदम से 10 गुना? कहीं कोई नीलामी तो नहीं चल रही? अर्जुन बेटा, करोड़ों से बात शुरू किया करो, यह अरबों से मत बोला करो, अब उम्र हो चली है, दिल कमजोर है। प्रेसिडेंट वर्मा ने पानी का बड़ा घूंट लिया। माफ कीजिए, बस हाल ही में मैंने तेंगसुन म्यूजिक खरीद लिया है, तो आदत सी हो गई है। एक पल को तो मुझे लगा कि मैं ये अमेरिकी डॉलर में कह रहा हूँ। ये सुनकर प्रेसिडेंट वर्मा का दिल एक पल को थम गया। 100 अरब अमेरिकी डॉलर में तो पूरा आर्यनगर विश्वविद्यालय दोबारा बना दो। बेटा अर्जुन, ये रकम बहुत बड़ी है, मुझे इसके क्रियान्वयन को लेकर कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करनी पड़ेगी। प्रेसिडेंट वर्मा ने संकोच से कहा। लेकिन ये धनराशि कब तक मिल सकती है? इससे पहले मुझे एक बात की जांच करनी होगी, अर्जुन ने अचानक गंभीरता से कहा। यह कोई बड़ी रकम नहीं है, पर यह धन है और यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि यह गलत हाथों में न जाए। आप निश्चिंत रहें। प्रेसिडेंट वर्मा ने अपना सीना ठोंकते हुए कहा। हमारे आर्यनगर विश्वविद्यालय के शिक्षक बहुत ही ईमानदार और सिद्धांतवादी हैं। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं होगी। ऐसा है क्या? अर्जुन का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। पर मैंने सुना है कि खासकर संगीत संकाय के कुछ शिक्षकों का आचरण अच्छा नहीं है। मुझे चिंता है कि यदि पैसा उनके हाथ में गया तो दिक्कत हो सकती है। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा कोई शिक्षक नहीं है। प्रेसिडेंट वर्मा अचानक उत्तेजित हो गए। प्रेसिडेंट साहब, मेरी बात बुरा मत मानिए, लेकिन जब मैंने ये कहा है तो जरूर कुछ सुना है। हो सकता है आप व्यस्त हों और इन बातों पर ध्यान न गया हो, लेकिन थोड़ा जांच लेना गलत नहीं होगा। सचिव जी, क्या ये बात सच है? प्रेसिडेंट वर्मा ने अपने सचिव से पूछा। प्रेसिडेंट साहब, छात्रों में कुछ अफवाहें हैं, लेकिन वे सिर्फ अफवाहें हैं, कोई पुष्टि नहीं है। तो कुछ तो बात है। जी हाँ, सचिव ने जवाब दिया। मुझे भी सुनने में आया है कि संगीत संकाय के कुछ प्रोफेसरों का व्यवहार अनुचित रहा है। ठक ठक ठक, तभी कार्यालय का दरवाजा जोर से खटखटाया गया। क्या हो रहा है? मैंने कहा था कि आज सुबह कोई मुलाकात नहीं होगी, मैं जाकर देखता हूँ। सचिव उठे, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला 1 दर्जन महिला शिक्षिकाएं अंदर घुस आईं। आप लोग यह क्या कर रही हैं? प्रेसिडेंट ने गेट पर खड़े सुरक्षा गार्ड की ओर देखा जो एक और धकेल दिया गया था। ये सब क्या हो रहा है? प्रेसिडेंट साहब,
कृपया इस मामले को देखें। हाँ, यह अत्याचार है। अगर यह बात बाहर गई तो हमारी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। महिला शिक्षिकाएं शोर मचाने लगीं। आखिर मामला क्या है? प्रेसिडेंट वर्मा पूरी तरह से भ्रमित थे। प्रेसिडेंट साहब, गार्ड ने बताया, कल रात परिसर में रहने वाली कई महिला शिक्षिकाओं ने शिकायत की है कि उनकी बालकनी में सूखने के लिए डाली गई अंतर्वस्त्र गायब हो गईं। पहले उन्हें लगा हवा में उड़ गई होंगी, लेकिन पूछताछ करने पर पता चला कि दर्जनों शिक्षिकाओं के कपड़े गायब हैं। धत! अर्जुन चौहान एकदम से खड़े हो गए। प्रेसिडेंट वर्मा, देखा आपने? मैंने कहा था न कि आपके विश्वविद्यालय का नैतिक वातावरण कुछ ठीक नहीं है। लगता है अब इस दान की बात बाद में करनी पड़ेगी। लवण्या, होंगी, चलो चलते हैं। मुझे लगता है कि आर्यनगर विश्वविद्यालय कुछ हद तक अविश्वसनीय है। यह विश्वास करना मुश्किल है कि इस तरह की विकृत घटना यहाँ हो सकती है। लगता है कि इस दान को सावधानीपूर्वक जांचना पड़ेगा, यूं ही नहीं दे सकते। हाँ, मैं भी सोच रही थी कि 100 साल पुराने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का आचरण उच्च स्तर का होगा। किसे पता था कि यहाँ अंडरवियर चोरी जैसी घटनाएं हो सकती हैं। लगता है हमने आर्यनगर विश्वविद्यालय को अधिक मूल्यांकित कर लिया। होंगी ने अर्जुन चौहान की बात का समर्थन करते हुए कहा। अर्जुन, हमारे विद्यालय में ऐसी घटनाएं नहीं होती। मुझे ये बात बहुत अजीब लग रही है। लवण्या शर्मा ने अपने विद्यालय का पक्ष लेते हुए कहा, जितना मुझे पता है, हमारे स्कूल में कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या ये किसी की शरारत हो सकती है? लवण्या को विद्यालय का समर्थन करते देखकर कुलपति और उनके सचिव ने तुरंत हामी भरी। हाँ अर्जुन जी, मुझे भी लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। यदि वास्तव में ये घटना हमारे स्कूल में किसी ने की है, तो मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरे चेक करो। मुझे विश्वास नहीं होता कि इतने सारे कपड़े चोरी हो गए और कोई सुराग नहीं मिला। सचिव ने कहा। कुलपति महोदय, मैंने सीसीटीवी फुटेज की जांच कर ली है, सुरक्षा गार्ड ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन फुटेज में कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं दिख रहा। वो बालकनी लगभग कैमरों के ब्लाइंड स्पॉट में है। मेरी नजर में तो ये सब जैसे हवा से उड़ गया हो। किस किस्म की हवा? महिला शिक्षिकाएं चिल्ला उठी। अगर यह हवा होती तो पुरुष शिक्षकों का सामान क्यों नहीं उड़ा? सिर्फ हमारा ही क्यों? सही बात है। क्या हवा भी अब महिलाओं और पुरुषों में फर्क करती है? जरूर कोई विकृत व्यक्ति है जिसने गुप्त तरीकों से ये किया है। बिल्कुल कुलपति महोदय, आपको उस विकृत व्यक्ति की पहचान करनी ही होगी, नहीं तो कोई महिला शिक्षक परिसर में रहने की हिम्मत नहीं करेगी। सही बात है। अभी तो स्टाफ के सामान चोरी हुए हैं। अगर एक दिन छात्रों का सामान चला गया और ये बात बाहर निकल गई तो हमारे विद्यालय की प्रतिष्ठा पूरी तरह खत्म हो जाएगी। धड़ाम! कुलपति ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। ये तो सरासर बेहूदगी है। आज का दिन तो खुशी का दिन होना चाहिए था। वे अर्जुन चौहान से 100 अरब का दान मिलने की कगार पर थे, लेकिन जैसे ही दान मिलने वाला था, ये घटना हो गई। वे कैसे न क्रोधित होते। जांच करो। मैं इस मामले की गहनता से जांच चाहता हूँ। चाहे वह कोई भी हो, प्रोफेसर तक भी, इस बार मैं पूरी सख्ती से निपटूंगा। आर्यनगर विश्वविद्यालय के कुलपति, जिनकी छवि एक तेज तर्रार अधिकारी की थी, पूरी तरह से अपमानित महसूस कर रहे थे। कुलपति महोदय, मैं आपके विद्यालय पर विश्वास करना चाहता हूं, क्योंकि यह एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान है, लेकिन हर जगह कुछ खराब लोग हो सकते हैं। अर्जुन चौहान ने कहा, मैं आर्यनगर विश्वविद्यालय के लिए दिया जाने वाला ये दान फिलहाल रोक रहा हूं। जब तक यह मामला सुलझ नहीं जाता, तब तक मैं दान नहीं दूंगा। उफ! कुलपति ने लंबी सांस ली। अर्जुन बेटा, माफ करना कि तुम्हें ये तमाशा देखना पड़ा। अभी अभी मैंने कहा था कि हमारे स्कूल में ऐसी घटनाएं नहीं होती, लेकिन अब तो खुद की ही बात झूठी साबित हो गई। कुलपति महोदय, जब जिम्मेदारियां अधिक हों तो कभी कभी कुछ बातें छूट जाती हैं, लेकिन अब इस व्यक्ति को ढूंढना ही होगा, नहीं तो यह आर्यनगर विश्वविद्यालय के लिए कलंक बन जाएगा और भविष्य में छात्रों का प्रवेश भी प्रभावित होगा। हाँ, लेकिन अब कोई सुराग नहीं है, तो जांच शुरू कहां से करें? कुलपति ने सुरक्षा गार्ड की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर भी वही असमंजस झलक रहा था। कुलपति महोदय, हमारे स्टाफ क्वार्टरों में सिर्फ शिक्षक ही जा सकते हैं, तो मुझे संदेह है कि यह समस्या हमारी शिक्षकों की श्रेणी में ही है। एक महिला शिक्षक ने सुझाव दिया, हमें शिक्षकों के बीच में जांच करनी चाहिए। बिल्कुल, मिस वर्मा सही कह रही हैं। चलिए पता लगाते हैं कि वो कमीना कौन है। कुलपति महोदय, मुझे कुछ अफवाहों का पता चला है जो शायद झूठ न हो, सचिव ने कहा। क्या आप संगीत संकाय की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, सचिव ने कहा, मैंने सुना है कि हमारे संगीत संकाय के प्रोफेसर बाई शौर्यवर्धन का व्यवहार ठीक नहीं है। किसी ने तो एक बार एक छात्रा को रोते हुए उनके दफ्तर से बाहर आते देखा था। ऐसी घटनाएं हुई हैं। कुलपति का चेहरा सख्त हो गया। तो जांच क्यों नहीं हुई? हमने जांच की, लेकिन छात्रा ने कहा कि उसने अपने सिंगिंग टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था और प्रोफेसर बाई ने केवल कुछ आलोचना की थी, कुछ भी अश्लील नहीं कहा। चलो अच्छा है, कुलपति ने राहत की सांस ली। लेकिन ये केवल एक घटना नहीं है, और भी हैं। जितनी भी शिकायतें सुनी हैं, सब में प्रोफेसर बाई का ही नाम आता है।
लेकिन कभी कोई सबूत नहीं मिला और सभी छात्राएं पढ़ाई से संबंधित परेशानियां ही बताती हैं। लेकिन अब जब ध्यान से सोचता हूं तो सब छात्राएं ही हैं। ये बात अजीब लगती है। जांच करो। कुलपति ने फिर मेज पर हाथ मारा। कारण कुछ भी हो, एक शिक्षक का कर्तव्य सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि छात्रों की आत्मसम्मान की रक्षा करना भी होता है। हाँ, कुलपति महोदय सही कह रहे हैं। ऐसी बातें सुनकर हमें तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। चलिए चलते हैं। कुलपति गुस्से में भी नाटक कर रहे थे ताकि अर्जुन चौहान को दिखा सकें कि वे शिक्षकों की गुणवत्ता को गंभीरता से लेते हैं और उनका विश्वास जीत सकें। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सब अर्जुन चौहान की योजना का हिस्सा था। भाई शौर्यवर्धन का व्यवहार वैसा नहीं था जैसा कुलपति समझ रहे थे। मैं भी चलूंगा और देखता हूं, अर्जुन ने कहा, जैसे यूं ही कैजुअली। अति उत्तम, चलिए साथ चलते हैं। कुलपति अत्यधिक प्रसन्न थे। उन्हें अब इस मामले को अर्जुन की संतुष्टि तक सुलझाना ही होगा। संगीत संकाय विद्यालय के सबसे एकांत भाग में स्थित था। पास आने पर पियानो, वायलिन और कभी कभी सुहाना, शहनाई और नगाड़ों की ध्वनि सुनाई देती थी, जैसे कोई जन्म से मृत्यु तक की पूरी संगीत यात्रा एक जगह पर हो। लवण्या शर्मा अर्जुन के पीछे पीछे किसी पत्नी की तरह चल रही थी और उन्होंने अचानक महसूस किया कि यह सब जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रहा था। सब कुछ इतना सटीक तरीके से भाई शौर्यवर्धन पर केंद्रित कैसे हो सकता था? हालांकि भाई शौर्यवर्धन छात्राओं के साथ अनुचित व्यवहार करते थे, लेकिन उन्होंने कभी सबूत नहीं छोड़ा, न डराकर और न ही लालच देकर। और यह अंडरवियर चोर वाली घटना, इसका उनसे संबंध तो उन्होंने कभी जोड़ा ही नहीं था। कुलपति महोदय, ये भाई सर का कार्यालय है और लगता है वह अंदर हैं, किसी ने कहा। चलो देखते हैं। कुलपति ने दरवाजा खटखटाया। हालांकि वो भीतर से आग बबूला थे, लेकिन औपचारिकता बनी रही। कुलपति महोदय, आप यहाँ। भाई शौर्यवर्धन ने देखते ही खुशामदी मुस्कान ओढ़ ली। मैंने काफी समय से संकाय के शिक्षकों से भेंट नहीं की थी। भाई जी, क्या कर रहे हैं आजकल? अरे, हम कलाकारों का क्या, दिन रात कला का अध्ययन ही तो करते हैं। अवबुद्धं शरणं गच्छामि, जय मसीह की। अचानक उनके कमरे से एक अजीब आवाज आई और भाई शौर्यवर्धन का चेहरा पल भर में बदल गया। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि यह आवाज क्या है। वे अपने खाली समय में द्वीप देश की कला के बहुत बड़े प्रेमी थे और इस तरह की आवाजों से खूब परिचित थे। लेकिन वह ये नहीं समझ पाए कि उनकी गुप्त संग्रहणीय सामग्री अचानक कैसे चलने लगी। यह अर्जुन चौहान ने जानबूझकर अतिशयोक्तिपूर्ण भाव बनाया। भाई सर, क्या यही है आपकी अध्ययन की कला? उस क्षण शौर्यवर्धन ने कुलपति के बगल में खड़ी लवण्या शर्मा को देखा। उसे अपने किए पर कुछ अंदेशा था, इसलिए उसकी नजरें असहज होकर इधर उधर भटकने लगीं। जहां तक अर्जुन चौहान की बात है, भले ही वह आर्यनगर विश्वविद्यालय में बदनाम हो गया था, लेकिन उसने संबंधित जानकारी को तेजी से रोक दिया था और अधिकांश शिक्षक इस पर ध्यान नहीं देते थे। इसलिए शौर्यवर्धन केवल उसका नाम भर जानता था। अब अर्जुन चौहान को सामने देखकर उसे थोड़ी सी जान पहचान महसूस हुई। आखिरकार वह मनोरंजन या संगीत जगत से नहीं था, वह तो इंटरनेट पर लोकप्रिय व्यक्तित्वों में से एक था। वो कुलपति के साथ कैसे आ गई? शौर्यवर्धन को थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन फिर सोचा कि उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा था। इसके अलावा उस दिन वह अजीब तरह से बेहोश हो गया था और छात्रों ने ही उसे पाया था, जो उसकी बेगुनाही की गवाही दे सकते थे। इसलिए वह लवण्या से नहीं डर रहा था। लेकिन उसके ऑफिस में जो अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं, हालांकि कुलपति वृद्ध थे और ऐसे मामलों में ज्यादा रुचि नहीं रखते थे, लेकिन वे बच्चे नहीं थे। वे एक ही बार सुनकर समझ जाते कि वो आवाजें क्या थीं। हटो सामने से। उन्होंने शौर्यवर्धन को एक ओर धकेला और सीधे उसके ऑफिस में घुस गए। शौर्यवर्धन के कंप्यूटर की स्क्रीन पर बच्चों के लिए अनुपयुक्त अश्लील चित्र प्रदर्शित हो रहे थे और जमीन पर कुछ टिश्यू पेपर भी पड़े थे। ये कैसे हो सकता है? शौर्यवर्धन स्तब्ध रह गया। वह तो बस अभी अभी कंप्यूटर पर संगीत की धुनें खोज रहा था और उसे कसम थी कि ये टिश्यू वहां पहले नहीं थे। कोई मुझे फंसा रहा है। वह तुरंत गुस्से से भर गया। लेकिन उसकी सीट छोड़ने और वो आवाजें आने के बीच मुश्किल से आधा मिनट ही बीता था और कमरे में कोई और भी नहीं था। ऐसा कैसे हो गया? श्रीमान अर्जुन, आपने जो कहा था वह काम पूरा कर दिया है। सिर्फ अर्जुन चौहान ही वह धीमी फुसफुसाहट सुन सकता था। ये इनकी आवाज थी। शानदार। अर्जुन चौहान ने मन ही मन उसकी दक्षता की सराहना की। क्या इसे ही आप कला कहते हैं? कुलपति ने स्क्रीन की ओर इशारा कर कहा, इसे बंद कीजिए। यहाँ महिला शिक्षक और छात्राएं मौजूद हैं। आप कर क्या रहे हैं? शौर्यवर्धन ने हड़बड़ी में कंप्यूटर बंद करने की कोशिश की। कुलपति महोदय, कृपया मेरी बात सुनिए। मामला वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। मुझे लगता है किसी ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया है। षड्यंत्र? क्या तुम समझते हो कि मैं अंधा हूं या बूढ़ा पागल? बताओ, अगर तुमने ये नहीं चलाया तो कौन तुम्हारे कंप्यूटर को खोलकर इन चित्रों को इतने कम समय में दिखा सकता है और बिना दिखे बाहर निकल गया? कुलपति महोदय, यकीन मानिए, ऐसा नहीं है। कुलपति महोदय, आपके विद्यालय के शिक्षक बहुत निराशाजनक हैं। अर्जुन चौहान ने सिर हिलाते हुए गहरी सांस ली।
अच्छा हुआ कि पैसा अभी ट्रांसफर नहीं हुआ, नहीं तो पता नहीं कैसा विद्यालय था जहां मेरा दान जाता। होंगी, मेरा ख्याल है अब हम जा सकते हैं, ये स्पष्ट हो चुका है। लगता है हमने पहले जो सुना था वो यूं ही नहीं था। कुलपति महोदय, ये व्यक्ति कौन है? शौर्यवर्धन ने गुस्से से पूछा, उस 20-22 वर्ष के युवक की ओर इशारा करते हुए जो इतनी बेबाकी से बोल रहा था। ये हैं श्रीमान अर्जुन चौहान, हमारे नए परिसर के निवेशक। आज निरीक्षण के लिए आए थे और सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ, निकम्मे आदमी। तुमने हमारे स्कूल की साख मिट्टी में मिला दी। तो यह है अर्जुन चौहान। शौर्यवर्धन को अंततः इस युवक की पहचान हो गई। श्रीमान शौर्यवर्धन, आप तो सचमुच शिक्षकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज तो मेरी आंखें खुल गईं। अर्जुन ने ताली बजाते हुए व्यंग्य से कहा। लवण्या, ऐसे विद्यालय में रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ दिनों में मैं तुम्हारे लिए एक शीर्ष संगीत महाविद्यालय से 2 विश्वस्तरीय आचार्य बुलवाऊंगा। उनमें से एक पावारोटी के मित्र के शिष्य रहे हैं, उनका नाम है गुरुवुकांत। सुना है उनसे ऊंची आवाज किसी की नहीं है। अब इस कॉलेज में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस उनसे सीखना काफी होगा। तो वो उसके लिए आया था। शौर्यवर्धन मूर्ख नहीं था, उसने अर्जुन और लवण्या के बीच असाधारण संबंध देखकर सब समझ लिया। क्या दान, वो सब तो बहाना था, असल में वह लवण्या के लिए बदला लेने आया था। क्या हो सकता है कि वो लड़की जिसे ढूंढने के लिए वह हमारे कॉलेज आया था वही लवण्या थी? शौर्यवर्धन को अचानक रीढ़ में सिहरन महसूस हुई। अगर उसे यह रिश्ता पहले से पता होता तो वह लवण्या से पंगा लेने की कभी हिम्मत नहीं करता, चाहे उसे मस्तिष्क ज्वर ही क्यों न हो जाता। शायद उसके पास कोई सबूत नहीं है। शौर्यवर्धन को थोड़ी राहत मिली। आज की घटना से सिर्फ उसके निजी जीवन की असभ्यता उजागर हुई थी, कोई कानूनी गलती नहीं थी। कॉलेज शायद उसे अनुशासनात्मक कार्रवाई देगा और बदनामी से बचने के लिए उसे सार्वजनिक भी नहीं करेगा। अगर नौकरी बच गई तो बाकी सब बर्दाश्त किया जा सकता है। एक प्रोफेसर के रूप में बिना पुरस्कारों और सम्मान के भी उसकी वार्षिक आय अच्छी थी और कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्जुन, रुकिए एक क्षण। कुलपति तुरंत बेचैन हो गए। उन्होंने शौर्यवर्धन की ओर गुस्से से देखा। ये शिक्षक शौर्यवर्धन तो बस थोड़ा रंगीन मिजाज का आदमी है। वो वर्षों से अपनी पत्नी से अलग है और उसमें भी कुछ इच्छाएं होती हैं। बस एक छोटी सी गलती है, मैं उससे बात कर लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। कुलपति श्री वर्मा, परंतु चोरी का मामला आपके विद्यालय में बहुत गड़बड़ियां लग रही हैं, मुझे इसे पुनर्विचार करना पड़ सकता है। अर्जुन ने कहा। चोरी? कौन सी चोरी? शौर्यवर्धन ने सहजता से पूछा। हमारी एक महिला शिक्षक की कई निजी वस्तुएं बीती रात गायब हो गईं। क्या इसका संबंध शिक्षक शौर्यवर्धन से हो सकता है? एक महिला शिक्षक जो किसी कड़क तपस्विनी जैसी लग रही थी, तीव्र नजरों से घूरते हुए बोली। अब एक शिक्षक जो पहले ही अपने निजी जीवन के लिए बदनाम हो चुका था, उनके लिए संदेह का केंद्र बन चुका था। और अगर उसकी रुचियां ऐसी थीं, तो शायद ये घटना भी उसी का काम हो सकती थी। ऐसा कैसे हो सकता है? शौर्यवर्धन ने तुरंत इनकार किया। आदरणीय शिक्षकगण, यह एक सिद्धांत का मामला है। मैं इस प्रकार के आचरण में कभी लिप्त नहीं हो सकता। मैं अपनी प्रतिष्ठा की सौगंध खाता हूँ। हाँ, वही प्रतिष्ठा जिससे आप टीचर दाक्यो की वयस्क फिल्मों का आनंद लेते हैं। अर्जुन चौहान ने तीखे स्वर में ताना मारा। तुम्हें तो बहुत जानकारी है। लवण्या ने चुपके से अर्जुन की कमर में चुटकी ली। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी अकेले में इन्हें देखना पसंद करते हो? हाँ, मैं तो बस कला की सराहना करता हूँ, कला की। अर्जुन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। ठहरिए, यह क्या है? एक महिला शिक्षक अचानक खड़ी हुई। उन्होंने एक अलमारी की ओर देखा जो बंद थी, लेकिन उसके किनारे से सफेद लेस का एक फीता बाहर झांक रहा था। अरे, ये तो मेरी संग्रहणीय वस्तुएं हैं। शौर्यवर्धन ने लापरवाही से कहा। वह अलमारी उसके वर्षों से एकत्रित किए गए विभिन्न संगीत वाद्य यंत्रों की जगह थी, जिनमें कुछ प्रसिद्ध संगीतज्ञों के उपकरण भी थे, और वह उन्हें बहुत गर्व से दिखाता था। आपकी संग्रहणीय वस्तुएं? महिला शिक्षक ने फीते को खींचा, जो उन्हें किसी अंतर्वस्त्र की लेस जैसी लग रही थी। शिक्षक शौर्यवर्धन, क्या आपको ऐसी वस्तुएं इकट्ठा करने का भी शौक है? हाँ, हम कलाकार लोग हैं, तो ऐसी चीजें संग्रहित करना आम बात है। शौर्यवर्धन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। अगर विश्वास न हो तो खोलकर दिखा देता हूँ। आप सब दंग रह जाएंगे। शौर्यवर्धन अलमारी की ओर बढ़ा। उसी क्षण उसकी नजर महिला शिक्षक के हाथ में पकड़े फीते पर गई। यह क्या है? शौर्यवर्धन को पूरा विश्वास था कि उसने अलमारी में सिर्फ संगीत यंत्र रखे थे, ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती थी। शिक्षक शौर्यवर्धन, खोलिए न। संकोच क्यों? हमें भी अपनी जानकारी बढ़ाने दीजिए, देखते हैं आपकी संग्रहणीय वस्तुएं कैसी हैं। कुलपति महोदय, ये तो बस कुछ संगीत वाद्य यंत्र हैं जो मैंने वर्षों में एकत्र किए हैं। आप लोगों के लिए शायद कोई खास बात नहीं होगी। इसे खोलो। कुलपति कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उन्हें पहले से ही अंदेशा हो गया हो कि अलमारी में क्या हो सकता है। आसपास का माहौल एक पल में ठंडा हो गया। सुरक्षा गार्ड, इसे तोड़ दो। जी कुलपति महोदय। चौड़ा कंधों वाला सुरक्षा गार्ड औजार लेकर आ गया।
ये सिर्फ एक लकड़ी की अलमारी थी जिसे सुरक्षा गार्ड ने कुछ प्रहारों के बाद ही तोड़ डाला, और तभी अचानक उसमें से रंग बिरंगे कपड़ों का ढेर नीचे गिर पड़ा। ये दरअसल महिलाओं के अंतर्वस्त्र थे। ये यिन, क्या तुमने ये सब उठाए थे? अर्जुन चौहान ने तो केवल संकेत में थोड़ा सा सामान उठाने को कहा था, लेकिन ये तो पूरी पेटी हो गई थी। श्रीमान अर्जुन, आपने ही कहा था थोड़ा सा, मैंने तो बस थोड़ा ही उठाया। तुम्हारा थोड़ा और मेरा थोड़ा जाहिर तौर पर अलग अलग चीजें हैं। अर्जुन ने तुरंत आंखें तरेरी। शिक्षकगण, क्षमा करें, लेकिन इस विकृत को न्याय के कटघरे में लाने के लिए मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा। आप लोग मुझे दोष नहीं देंगे, है ना? मैं आगे और अधिक दान कर दूंगा। अर्जुन ने स्वीकार किया कि यह कृत्य कुछ सम्मानजनक नहीं था, लेकिन शौर्यवर्धन की सच्चाई उजागर करने के लिए अब लज्जा की कोई परवाह नहीं थी। ये देखकर शौर्यवर्धन हक्का बक्का रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि ये वस्तुएं उसकी अलमारी में कैसे आ गईं। बहुत अच्छा किया शिक्षक शौर्यवर्धन, तुमने तो हमारे स्कूल की पूरी छवि को मिट्टी में मिला दिया। कुलपति आखिरकार फट पड़े। उन्हें अंदेशा भी नहीं था कि उनके संकाय में ऐसा पतित व्यक्ति भी हो सकता है। अब उन्हें शिक्षकों की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देना होगा। कुलपति महोदय, यह मैंने नहीं किया, किसी ने मुझे फंसाया है, जरूर उसी ने किया होगा। शौर्यवर्धन ने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा, ये सब उसी की चाल है। शिक्षक शौर्यवर्धन, आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन कुछ भी बोल नहीं सकते। मेरा आपसे कोई बैर नहीं है, मैं आपको क्यों फंसाऊंगा? अर्जुन ने मासूमियत से कहा। शौर्यवर्धन, अब भी इनकार कर रहे हो? कुलपति महोदय, ये सब उसी की साजिश है। कल मैंने लावण्या शर्मा के साथ कुछ। शौर्यवर्धन ने बात अधूरी छोड़ दी और घबराकर अपना मुंह ढांक लिया, लगभग अपने अपराध को स्वयं ही उजागर करने के कगार पर था। कल क्या किया तुमने छात्रा लावण्या के साथ? कुलपति महोदय, कुछ नहीं किया, वह तो बस स्नातक संगीत समारोह के लिए आई थी, मैंने उसे बस थोड़ी मार्गदर्शन दिया था, शायद उसे कुछ गलतफहमी हो गई। गलतफहमी? कुलपति ने ठंडे स्वर में कहा, तुम समझते हो कि मैं बूढ़ा होकर पागल हो गया हूँ? कुलपति महोदय, जो भी हुआ हो, शिक्षक शौर्यवर्धन द्वारा की गई यह चोरी तो अस्वीकार्य है, हमें तुरंत पुलिस को बुलाना चाहिए, सचिव ने कहा। वह जानते थे कि अर्जुन चौहान को संतुष्ट करने के लिए स्कूल को सख्त रुख दिखाना होगा। जाओ, पुलिस को बुलाओ। कुलपति ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मैं स्वयं यहाँ प्रतीक्षा करूंगा। कुलपति महोदय, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। सोचो, पुलिस के सामने तुम अपनी सफाई कैसे दोगे? ... उन्होंने लगभग आधा घंटा प्रतीक्षा की, तब जाकर कुछ पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे। इतनी देर क्यों लगाई आपने? अर्जुन चौहान ने असंतोष व्यक्त किया। हमारे आर्यनगर की पुलिस बल थोड़ी सीमित है, पर्याप्त स्टाफ होते हुए भी हमारे पास बहुत कम वाहन हैं, इसलिए कभी कभी गाड़ी की व्यवस्था में देरी हो जाती है। कुलपति ने अर्जुन को शांत करने की कोशिश की। अधिकारी ललित, इतनी देर क्यों हो गई आज? स्कूल की सुरक्षा टीम अक्सर इन्हीं पुलिस वालों से संपर्क में रहती थी। आप जानते ही हैं सर, हमारे थाने को साल भर में बहुत ही सीमित फंड मिलता है, जिससे रोजमर्रा का रख रखाव भी मुश्किल हो जाता है। आर्यनगर इतना बड़ा शहर है, समय पर पहुंचना आसान नहीं होता, वाहन ही नहीं है। ये तो सरासर लापरवाही है। अर्जुन चौहान ने गुस्से में कहा, अगर कल कोई आपातकालीन घटना हो जाए तो क्या लोग मरने का इंतजार करें? कुलपति वर्मा जी, ये हैं। ओह, अधिकारी ललित, ये हमारे विद्यालय के निवेशक हैं, श्रीमान अर्जुन चौहान। ये हैं अर्जुन चौहान। युवा पुलिसकर्मी तुरंत सावधान मुद्रा में खड़े हो गए। श्रीमान अर्जुन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम सच में असहाय हैं। आज तो हमें और जगहों से वाहन उधार लेने पड़े। आपके वरिष्ठ अधिकारियों का फोन नंबर है? हाँ। क्या आप? दान देना चाहता हूँ वाहन खरीदने के लिए। अर्जुन ने कहा, मेरी प्रेमिका इसी विद्यालय में पढ़ती है, अगर सुरक्षा की व्यवस्था ही ढीली हो तो मैं चैन से कैसे रह सकता हूँ? जी, हम तुरंत संपर्क करते हैं। दोनों पुलिसकर्मी जानते थे कि अर्जुन चौहान के पास असीमित संसाधन हैं, अगर वह दान देना चाहते हैं तो उनकी पूरी यूनिट की तस्वीर ही बदल जाएगी। क्या दान? ये सुनकर दोनों पुलिसकर्मियों के वरिष्ठ अधिकारी बहुत उत्साहित हो गए। जल्दी करो, फोन श्रीमान अर्जुन को दो। श्रीमान अर्जुन, ये हमारे प्रमुख श्रीमान जुबेर प्रताप हैं। अधिकारी ने ध्यानपूर्वक मोबाइल अर्जुन को दिया। नमस्कार श्री जुबेर प्रताप, मैं हूं अर्जुन चौहान। श्रीमान अर्जुन, नमस्कार, मैंने सुना आप हमें दान देना चाहते हैं। जी, पहले चरण में 5 करोड़ रुपए का दान दीजिए। अर्जुन ने कहा, थोड़ा स्टाफ बढ़ाए, आर्यनगर की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। पर्याप्त कर्मचारी होने चाहिए, है ना? हाँ, बिल्कुल। जुबेर प्रताप की खुशी चेहरे से झलक रही थी। 5 करोड़ की राशि में न केवल स्टाफ बढ़ेगा बल्कि पुलिस गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की एक नई खेप भी आ सकती है। होंगी, राशि ट्रांसफर करो। श्रीमान अर्जुन, राशि ट्रांसफर हो चुकी है। होंगी ने कहा, प्रमुख जी, क्या आप पुष्टि कर सकते हैं? इतनी जल्दी? प्रमुख जुबेर ने कभी इतने उत्साह से कोई दान होते नहीं देखा था। प्रमुख जी, हमें अभी अभी 5 करोड़ रुपए की राशि मिली है।
किसी ने दौड़ते हुए कार्यालय में आकर सूचना दी, श्रीमान अर्जुन, राशि मिल गई है। आर्यनगर पुलिस आपकी इस उदारता के लिए हृदय से आभारी है। ये तो मेरा कर्तव्य है, मेरी प्रेमिका वहीं पढ़ रही है। आपकी शक्ति जितनी अधिक होगी, उसकी सुरक्षा उतनी ही सुनिश्चित होगी। आप सभी, जो भी श्रीमान अर्जुन कहें, उसमें पूरी मदद करें। समझे? प्रमुख जुबेर ने दोनों अधिकारियों को निर्देश दिया। आज का ये कार्य एक विशेष उपलब्धि है। समझ गए? दोनों पुलिसकर्मी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आज के इस मामूली ड्यूटी पर इतनी बड़ी उपलब्धि हाथ लगेगी, सब अर्जुन चौहान की वजह से। श्रीमान अर्जुन, क्या आपने ही पुलिस को फोन किया था? क्या हुआ था? ऐसा है, आर्यनगर विश्वविद्यालय में बहुत ही गंदा मामला हुआ है। अर्जुन ने विस्तार से पूरी बात बताई। अविश्वसनीय, आर्यनगर विश्वविद्यालय में ऐसे गंदे तत्व। सच में, ये तो हमारे पूरे आर्यनगर की छवि को कलंकित कर रहे हैं। श्रीमान अर्जुन, आप निश्चिंत रहें, हम इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लेंगे। रुकिए, अर्जुन ने कहा, मैंने सुना है कि यह शिक्षक शौर्यवर्धन छात्रों के साथ भी अनुचित हरकतें करता रहा है, कृपया इसकी भी जांच करें। तुम झूठ बोल रहे हो। शौर्यवर्धन अचानक उत्तेजित हो गया, अगर इन बातों की जांच शुरू हो गई तो उसकी प्रतिष्ठा तो जाएगी ही, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये तय करना तुम्हारा काम नहीं है, अर्जुन ने व्यंग्य से कहा। निश्चिंत रहिए श्रीमान अर्जुन, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने हमें निर्देश दिए हैं, हम आपके मामलों को पूरी गंभीरता से लेंगे। दोनों पुलिस अधिकारियों ने कहा, हम उससे जुड़े कंप्यूटर और दस्तावेजों की जांच के लिए अनुमति लेंगे और आपको संतोषजनक उत्तर देंगे। तो फिर यह काम मैं आपको सौंपता हूँ। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद मैं बाद में कुछ बुगाटी कारें भी पुलिस के उपयोग के लिए दान कर दूं। श्रीमान अर्जुन, ये तो हमारी सौभाग्य की बात होगी। दोनों पुलिसकर्मी खुशी से खिल उठे। बुगाटी जैसी कारें पुलिस की? ये तो सिर्फ दुबई में देखा था। अगर अर्जुन ने सचमुच दान दिया तो उनकी छवि और कार्यक्षमता कई स्तर ऊपर चली जाएगी। वे निश्चित ही अर्जुन चौहान की बातों को प्राथमिकता देंगे। यदि यह सब कानून और मर्यादा की सीमा में हुआ तो उन्हें कोई हिचक नहीं होगी। सब खत्म हो गया। शौर्यवर्धन जान गया कि ये 5 करोड़ रुपए उन पुलिस वालों को पूरी तरह से बहका चुके हैं। उसने जो वीडियो अपनी फाइलों में छिपाए थे, अगर जांच की अनुमति मिली तो उसके अपराधों की पोल पूरी तरह खुल जाएगी।